हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है जियोग्राफी विद निकिता में। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, और आज हम पढ़ेंगे वृद्धि। ये कैसे? कल हमने सिर्फ देखा था वितरण और घनत्व को, आज हम देखें कि वृद्धि कैसे होती। जनसंख्या वृद्धि क्या है, वृद्धि किसे कहते हैं और वृद्धि है क्या। तो आज हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। तो वृद्धि क्या होती है, सबसे पहले इसको समझेंगे। देखो, वृद्धि क्या होती है। वृद्धि होती है कि वृद्धि होती है मैंने एक नहीं, वृद्धि समझो। देखो, फॉर एग्जाम्पल वृद्धि क्या होती, किसी भी चीज में क्या होती है कि बढ़ना और घटना दोनों एक साथ हो तो हम बोलेंगे कि वो क्या हो रही है, वृद्धि। अब ये कैसा लॉजिक है मैडम, देखिए अब समझ में आएगा। विकास क्या होता है, विकास होता है जब भी हम बोलते कि अरे यार वो एरिया तो बड़ा डेवलप हो गया, बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन कभी ये बोलते कि वहां का एरिया में वृद्धि हुई है, बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? डेवलप हुआ है या फिर विकास हुआ है। तो क्या है वृद्धि? वृद्धि जो है ना, वो कहीं भी चीज किसी भी चीज में क्या होती जाती है, घटती भी है और बढ़ती भी जाती। क्या होती? घट भी जाती है और बढ़ती भी जाती है। लेकिन विकास क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। तो वृद्धि समझ में आ गई। वृद्धि क्या है, घटती भी है और बढ़ती भी है, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। लेकिन विकास हमेशा कैसा होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि वृद्धि क्या होती है। तो सबसे पहले समझेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जब भी हम जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में दो समयांतरालों के बीच कोई एक जगह है, उस जगह में किसी निश्चित दो समयांतरालों के बीच होने वाले वहां के लोगों की संख्या में परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, जनसंख्या वृद्धि बोला जाता है। तो नोट कर लो इसको कि किसी भी समय या कोई भी समय, लिखो समय अंतराल में, समय किसी निश्चित, लिखो किसी निश्चित समय, किसी निश्चित क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य होने वाले वहां के लोगों की संख्या, नहीं ऐसा नहीं लिखो, ऐसा लिखो होने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि। अरे कैसे पेन चल, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इसके पहले बता चुकी हूँ कि जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है। वृद्धि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी होती है, और ऋणात्मक भी
होती है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है? धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। अब कैसे होती है इसको नोट कर लो, फिर मैं बता रही हूँ कैसे होती है। लो कि भारत की जनसंख्या, उदाहरण के लिए हम मान लेते समझने के लिए कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या कितनी है पता है? अभी सबको पता है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं 140 करोड़ 140 करोड़। तो आराम से पता होगी कि अभी की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़। तो उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या 2001 में कितनी थी? 102.70 करोड़ थी। कितनी थी? 102.70 करोड़ थी। ठीक है, अब भारत की जनसंख्या ही, भारत की जनसंख्या 2011 में कितनी हो गई थी? 121.02 करोड़ हो गई थी। 0.02 करोड़ हो गई थी, है ना? तो देखो, पहले दो समांतराल ले लिए हमने, पहले 01 लिया, फिर 011 लिया, सॉरी पहले 2001 लिया, फिर कितना लिया? 2001 लिया, फिर 2011 लिया, दो समांतराल ले लिए। और 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 102 थी। फिर 2011 में कितनी हो गई? 121.2 करोड़ हो गई। अब यहाँ पे जनसंख्या क्या हुई है? बढ़ी है, वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है? बढ़ी है, धनात्मक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको मापेंगे कि कितनी बढ़ी जनसंख्या। तो हम इसको मान लेंगे P1, इसको मान लेंगे P2, पॉपुलेशन 1, और इसको पॉपुलेशन 2 मान लेंगे। तो हम P2 में से क्या घटा देंगे? P1 घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें क्या मिल जाएगी? वहां की जनसंख्या मिल जाएगी कि कितना समांतराल में कितनी वृद्धि हुई, कितने करोड़ बढ़ी है। तो लगभग कितने करोड़ हो जाएगी? देखो 0.02 से हम 0.102.70 करोड़ क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? लगभग 18.15 करोड़ आ जाएगा। आ जाएगा, घटा के देखो कितना जाएगा? लगभग 18.15 करोड़। तो वहां की भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 18.15 करोड़ की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। समझ में आया? अब देखो, ये तो हो गया। अब मैं एक और शॉर्ट में बताती हूँ कि तुमको समझ में आए। मान के चलो तुम्हारे जहाँ पे तुम रहते हो एरिया की जनसंख्या कितनी है? अभी क्या चल रहा है? 2025 ही चल रहा है ना? 2025 में कितनी है? अभी मान लो कि 1000 है। कितनी है? 1000 है। अब यही जनसंख्या 2024 में कितनी रही होगी? 500 रही होगी कि नहीं? तो अगर हम क्या करेंगे कि 1000 में से क्या जनसंख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 1000 में से क्या घटा देंगे? 500 घटा देंगे, तो कितने बचेंगे? 500 ही बचेंगे। तो जनसंख्या कितनी हो गई? 500 हो गई। मतलब वृद्धि, पहले जनसंख्या कितनी थी? 500 थी। अब जनसंख्या कैसी हो गई? डबल हो गई। तो कितनी हो गई? 1000 हो गई। समझ में आया कि वैसे ही 2001 एक समांतराल हमने 2025 ले लिया, एक क्या ले लिया? 24 ले लिया, आगे पीछे ले लिया। ठीक, कोई बात नहीं, है ना? हमने ये P1 मान लिया पहले वाला समय, और ये दूसरे वाला समय। इससे इसको घटा दिया P1 से P2, तो कितना हो गया हमारे? मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी? 500 थी, अब 1000 हो गई। तो कितना परिवर्तन आया? 500 का आया। मान के चलो कि एक और समांतराल आएगा 2023। कोविड चल रहा था जब जनसंख्या कितनी थी? 800 थी। कितनी थी? 800 थी। 24 में कितनी हो गई? 500। और 25 में कितनी हो गई? 1000। तो 23 में कितनी थी? 800 थी, और 24 में कितनी हो गई?
500 हो गई। तो इसमें कौन सी वृद्धि हुई होगी? ऋणात्मक वृद्धि होगी। मतलब इसमें हम 500 में से पहले 24 आया, फिर 23 आएगा। अरे यार पहले 23, देखो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। 2023 में कितनी जनसंख्या थी? 800 थी। ठीक है। 2024 में कितनी हो गई? 500 हो गई। और 2025 में कितनी हो गई? 1000 हो गई। हो गई। अगर इन दोनों को निकालेंगे तो कितने का फर्क आएगा? 300 का। लेकिन 300 क्या होगी? ऋणात्मक होगी। जनसंख्या में वृद्धि कैसी हुई है? ऋणात्मक हुई है। क्या हुई है? घट गई है। और 2025 में तो देखो 2023 में कितनी जनसंख्या थी? 800 थी। 24 में कितनी हो गई? 500 हो गई। मतलब क्या हो गई? घट गई। लेकिन कितनी घटी? ऋणात्मक क्या हुई? इसमें वृद्धि हुई। वैसे ही 2024 में कितनी थी? 500 थी। और 2025 में कितनी थी? 1000 थी। तो इसमें क्या हुआ? 500 बढ़ गई और इसमें क्या हो गया? धनात्मक वृद्धि हो गई और इसमें ऋणात्मक वृद्धि हो गई। समझ में आ गया? धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि क्या है? मतलब जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया? या और उल्टे सीधे फिर एग्जाम्पल दूं तो समझ में आएगा? ये समझ लो वही बहुत है ना? चलो अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि दर, अब ये क्या होती है? अभी तो हमने जनसंख्या वृद्धि देखा, अब ये दर क्या होती? दर क्या होती है? किसी भी आंकड़े या किसी भी आंकड़े या किसी भी संख्या का क्या निकालना? प्रतिशत निकालना ही क्या कहलाती? उसकी दर कहलाती है। वैसे ही हम जनसंख्या जो हमने वृद्धि के आंकड़े देखे हैं उसमें हम क्या निकालेंगे? उसको काय के रूप में व्यक्त करेंगे, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। तो उसको ही क्या कहेंगे? हम जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। तो क्या होती जनसंख्या वृद्धि दर? तो जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त जनसंख्या वृद्धि से प्राप्त आंकड़ों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना ही क्या है? ही जनसंख्या वृद्धि दर है। व्यक्त करना है, लिख लो बस, पहले लिख दीजिए। ठीक है। ये क्या होती है? मतलब जो भी हमें जनसंख्या वृद्धि से जो आंकड़े प्राप्त हुए होंगे उनको काय में विभक्त कर देंगे, हम प्रतिशत के रूप में विभक्त कर देंगे, उसका प्रतिशत निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी। जैसे कि हमने निकाला था P2 माइनस P1 निकाला था। अब क्या करेंगे? हम इसको प्रतिशत निकालने के P1 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और 100 का क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो हमें क्या निकल जाएगा? पॉपुलेशन रेट निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? पॉपुलेशन रेट या जनसंख्या वृद्धि दर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? जनसंख्या वृद्धि दर निकल जाएगी। ठीक है। समझ में आया कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? कि जो भी हमें आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे कैसे भी हो, तो उनको हम काय में व्यक्त कर देंगे, उनको प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर बोलेंगे। और उसके पास क्या लगा देंगे? प्रतिशत का क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। ठीक है। अब आता है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? तो इसको नोट कर लो, फिर मैं समझाती हूँ जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या
जनसंख्या वृद्धि देख लिए, जनसंख्या वृद्धि दर देख लिए। अब जनसंख्या कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट लिखेंगे कि ऐसे समझते हैं, जल्दी से। पहला होता है प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि, है ना। और एक और होती है वास्तविक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि। अब ये क्या है? क्या है ये? देखो, प्राकृतिक वृद्धि क्या है? किन्हीं भी 2 समय अंतरालों के मध्य में जन्म लेने वाले जितने भी जन्म होते हैं, जितने भी मृत्यु होती है, उन दोनों के अंतराल को क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक वृद्धि बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी बच्चा जन्म लेता है और जो भी व्यक्ति क्या करता है? मृत्यु प्राप्त करता है, उन दोनों के आंकड़ों में से, जन्म के आंकड़े में से क्या घटा देंगे? मृत्यु के आंकड़े घटा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? प्राकृतिक वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? प्राकृतिक वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसमें कि 2 समय अंतरालों में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के अंतराल मतलब क्या होता है? घटाना, है ना। या लिख लो अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्या होता है? प्राकृतिक वृद्धि बराबर एक मिनट, वृद्धि बराबर हो जाएगा जन्म माइनस क्या हो जाएगा? मृत्यु। मतलब जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, उसमें से जितनी भी उस 2 साल में, उस समय अंतराल में क्या हुई? मृत्यु हुई, उनको घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्राकृतिक वृद्धि मिल जाएगा। ठीक है। अब आता है वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि क्या है? तो वास्तविक वृद्धि में हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, फिर भी मैं बता देती हूँ कि वास्तविक वृद्धि क्या। इसमें भी 2 समय अंतराल में जन्म और मृत्यु को उत्प्रवास व आप्रवास से घटाने पर प्राप्त होती है। क्या है ये? उत्प्रवास और आप्रवास समझाऊंगी। जन्म क्या? सभी लोग जानते कि जन्म क्या है? कोई भी बच्चा जन्म लेता तो जन्म, कोई भी मरण की अवस्था में आ जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? मृत्यु बोलते हैं। अब उत्प्रवास क्या है? उत्प्रवास मतलब कि सबसे पहले समझते प्रवास क्या होता है। प्रवास क्या है? कि अपनी जगह से, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब उत्प्रवास क्या है? कि उत्प्रवास मतलब कि अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र जाना, अपने क्षेत्र से किसी दूसरे के क्षेत्र में जाके वहां पे रोजगार हो, चाहे शिक्षा का साधन, चाहे कोई सर्विस हो, वहां जाके क्या करना? आर्थिक क्रियाओं से जुड़ना या अनेकों कार्य करना,
वो क्या है, मतलब लेकिन अपने क्षेत्र से क्या करना, चले जाना, वो क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। और अप्रवास क्या है, मतलब किसी और क्षेत्र से कोई व्यक्ति किसी और क्षेत्र से अपने क्षेत्र में आके रह रहा है, यहाँ पर निवास कर रहा है और यहीं पर रहने लगा है, तो उसको क्या बोलेंगे, आप्रवास बोलेंगे। ठीक है, दोनों में दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है कि एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, इस क्षेत्र का है, यहाँ पर निवास कर रहा था, वो रोजगार में या औद्योगिक के चलते या सर्विस के चलते अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में चला गया है, तो उसको हम बोलेंगे उत्प्रवास। उत्प्रवास सीधी सी लैंग्वेज में बोलूंगी, उठा और चला गया। क्या हुआ, उठा और चला गया, उसको बोलेंगे उत्प्रवास। और आप्रवास मतलब कि दूसरे क्षेत्र से क्या हुआ, आ गया, तो उसको बोलेंगे आप्रवास। समझ में आ गया होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में। उत्प्रवास क्या होता है, उठा और चला गया, मतलब अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में चले जाना, उसको बोलेंगे उत्प्रवास। और किसी और क्षेत्र से अपने इस क्षेत्र में आ जाना और यहीं पर निवास करने लगना, तो उसको बोलेंगे आप्रवास। से घट, अब हम देखें वास्तविक वृद्धि, तो उत्प्रवास व अप्रवास से घटाने पर क्या प्राप्त हो जाती है, वास्तविक वृद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि जन्म जो होता है, देखो वास्तविक वृद्धि क्या होती है, वास्तविक वृद्धि क्या है कि अभी तो हमने देखा जन्म से क्या घटा देंगे, हम मृत्यु को घटा देंगे। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसमें हम जोड़ेंगे कि जो व्यक्ति क्या हुआ है, आया है, वो भी तो यही काउंट होगा ना, अपने क्षेत्र में काउंट होगा, क्योंकि अब वो आकर क्या होने लगा, रहने लगा है, तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा आप्रवास। आप्रवास से क्या घटा देंगे हम, उत्प्रवास को घटा देंगे। क्या घटा देंगे, उत्प्रवास को घटा देंगे। तो इनके आंकड़े को उससे हमें क्या मिल जाएगी, वास्तविक वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनसे जितनी भी उस साल उन समांतराल में मृत्यु हुई, उसको घटा देंगे। साथ ही साथ ये अलग फंडा है, इस फंडे को अलग कर लो, इसको अलग। जितने भी व्यक्ति आए हैं और जितने व्यक्ति गए हैं, उनको क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, वास्तविक वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्राकृतिक वृद्धि सिर्फ जन्म मृत्यु का फंडा है, जबकि वास्तविक वृद्धि में काय का फंडा है, जन्म का, मृत्यु का, अप्रवास, उत्प्रवास। चार क्या बोलेंगे इनको, चार जो तत्व हैं, या फिर चार लोगों का फंडा है। सीधा सवाल है, यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, यहाँ पे कितने हैं, चार हैं। ठीक है, नोट कर लो। अब हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के बाद देखेंगे कि जनसंख्या क्या देखेंगे, जनसंख्या के परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, है ना। क्या देखेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से। तो ये कितने घटक होते हैं, इनके 3 घटक हैं मुख्यतः। कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। कौन कौन से, जन्म, मृत्यु और क्या होता है, प्रवास। कौन कौन से घटक हैं, जल्दी बताओ। जन्म है, मृत्यु और प्रवास। अब जन्म क्या होता है, जन्म क्या होता है, सबको पता है जन्म क्या होता है। जन्म सबको पता है ना, किसी भी स्त्री द्वारा किसी भी शिशु को क्या करना, जीवित रूप में क्या करना, जीवित रूप में संसार में लाना, उसको ही क्या बोलते हैं, जन्म बोलते हैं। मृत्यु क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति का क्या करना, उसका मृत्यु उसकी हो जाती, वो कैसा हो जाता है, उसकी आत्मा और उसका जो हार्ट है वो कैसा हो जाता है, सुस्त अवस्था में हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर आता है प्रवास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जन्म क्या होता है।
सभी को पता है कि किसी भी स्त्री द्वारा किसी भी बच्चे को जीवित रूप में क्या करना, संसार में लाने को ही क्या बोलेंगे, जन्म बोलेंगे। लेकिन हमें जन्म, पेपर में हमें जन्म क्या होता है ये नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाएगा, जन्म दर क्या होती। क्या पूछा जाएगा, जन्म दर क्या होती। तो जन्म दर क्या होती है, किसी भी विशेष वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या, क्या, जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या और उस क्षेत्र की क्या जनसंख्या के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, जन्म दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जन्म दर बोलेंगे। तो लिखो कि किसी विशेष वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या और जीवित बच्चों की संख्या एवं उसी क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे, जन्म दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जन्म दर बोलेंगे। आधो लिखो, इसको क्या बोलेंगे कि अशोधित जन्म दर, है ना। अब जन्म दर क्या है, किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात को ही क्या बोलेंगे, अधोषित जन्म दर बोलेंगे। सेम मृत्यु दर भी है कि किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष क्षेत्र में जन्म लेने वाले किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे, आशोधित मृत्यु दर कहेंगे। क्या कहेंगे, आशोधित मृत्यु दर कहेंगे। लिखोगे किसी विशेष वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या एवं उसी क्षेत्र की जनसंख्या, जन्म दर ये है, मृत्यु दर में लिखो किसी विशेष वर्ष में मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं उसी क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात को हम आशोधित मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं, आशोधित मृत्यु दर कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं प्रवास की। प्रवास क्या है, तो प्रवास क्या है, अभी हमने देखा था प्रवास क्या है। तो प्रवास क्या है, किसी अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाना, मतलब अपने स्थान का क्या कर लेना, स्थानांतरण कर लेना, उसको ही क्या बोला जाता है, प्रवास बोला जाता है। मतलब दूसरे क्षेत्र में चले जाना। लिखो प्रवास क्या है, अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना, दूसरी जगह या स्थान, दूसरे स्थान
चले जाना ही क्या है, प्रवास। क्या है, प्रवास है, प्रवास है। अब ये प्रवास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से इसके 2 प्रकार होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, उत्त प्रवास, सबसे पहले आप्रवास, आप्रवास, फिर होता है उत्त प्रवास। क्या है, अभी बताई थी मैंने, आप्रवास मतलब किसी दूसरे क्षेत्र से कोई व्यक्ति है जो कहाँ पे आ गया है, हमारे क्षेत्र में आके क्या करने लगा है, निवास करने लगा है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, आप्रवास बोलेंगे। जबकि उत्प्रवास क्या होता है कि अपने क्षेत्र को छोड़कर या अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो निवास करते थे, उस क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में पलायन कर जाना, किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाना, रोजगार संबंधी या अनेकों संबंधी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्प्रवास बोलेंगे। तो लिख लो, नोट करो कि आप्रवास क्या होता है, किसी दूसरे क्षेत्र से, दूसरे क्षेत्र से अपने क्षेत्र, किसी दूसरे क्षेत्र से अपने क्षेत्र आ जाना, अपने क्षेत्र में आ जाना, अपने क्षेत्र में आ जाना क्या कहलाता है, आप्रवास। उत्प्रवास क्या कहलाता है कि अपने क्षेत्र, लिखते नहीं आ रहा हूं, अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र चले जाना, किसी दूसरे क्षेत्र चले जाना क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा। सीधी सिंपल सी बात बताऊं तो उत्प्रवास क्या है, अपने क्षेत्र से उठे और चले गए, उसको क्या बोलेंगे, उत्प्रवास बोलेंगे। और आप्रवास मतलब किसी और क्षेत्र से हमारे यहाँ क्या हो गए, आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप्रवास बोलेंगे। समझ में आ गया। तो उत्प्रवास क्या होता है, आप्रवास क्या होता है, दोनों में क्या है, प्रवास है, मतलब किसी भी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना। तो जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है वो क्या कहलाता है, उत्प्रवास। और अप्रवास क्या है कि दूसरे मतलब अपने क्षेत्र में कोई व्यक्ति आकर निवास करने लगता है, उसको क्या बोलेंगे हम, आप्रवास बोलेंगे। ठीक है, नोट कर लो इतना। अभी हमने क्या देखा, प्रवास के प्रकार, है ना, प्रवास के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से देखा था हमने, उत्प्रवास देखा था, उत्प्रवास और आप्रवास 2 देखा था, है ना। अब देखते हैं कि लोग क्यों जाते हैं भाई, क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते, क्यों एक दूसरी जगह से एक जगह आते, क्यों जाते हैं, क्यों पलायन करते हैं, कुछ ना कुछ उनकी आर्थिक परिस्थिति रहती होगी, है ना, या फिर सामाजिक जीवन या उन्नत जीवन, रहन सहन के कारण वो क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़कर दूसरे जगह जाते। तो वो कारण देखते हैं कि किन कारणों से जो व्यक्ति है वो अपने निवास स्थल को छोड़कर दूसरे निवास स्थल जाता है, दूसरी जगह क्या करने लगता है, निवास करने लगता है। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक देखते, क्या देखते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के हैं, तो ये भी कितने हैं, ये भी कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, प्रतिकर्ष, क्या है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। क्या है, अपकर्ष। अब प्रतिकर्ष क्या होता है और अपकर्ष क्या होता है। प्रतिकर्ष,
प्रतिकर्ष मतलब कि किसी भी चीज से दूर भागना, है ना। आकर सीधा सीधा बात है कि ये दो तत्व हैं, जब दोनों क्या हो, अलग अलग हो, जैसे कि आपने चुंबक देखा है, उसके अगर नॉर्थ नॉर्थ एन साइड को अगर हम किनारे लाएंगे तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिकर्ष होंगे, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि वही अगर एन और एस को लाएंगे तो वो एक दूसरे क्या आएंगे, पास आएंगे, आकर्षित होंगे। और वहीं अगर एन एन वाले लाएंगे तो एक दूसरे से क्या होते, प्रतिकर्षित होते। तो सेम चीज है। क्या है प्रतिकर्ष? प्रतिकर्ष मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे रोजगार की समस्या हो, रहन सहन की समस्या हो, है ना, और जलवायु, प्रतिकूल जलवायु अच्छी ना हो, और प्राकृतिक विपदाएं आती हो, महामारी फैली हो, तो ऐसी जगह को छोड़कर लोग क्या करेंगे, जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जाएंगे। मैं वो तुमसे बोलूं कि जैसे तुमको मैं ले जाकर कहाँ छोड़ दूं, हिमालय में छोड़ दूंगी, तो क्या तुम वहां पे रह पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो कौन सी जलवायु को एक्सेप्ट कर रही है, इस क्षेत्र की जलवायु को एक्सेप्ट कर रही, वहां की क्षेत्र की जलवायु को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसलिए तुम्हें वहां रहने में कैसा लगेगा, तुम्हारी बॉडी को टेम्परेचर वहां पर क्या नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं कि ऐसी जलवायु से क्या करते हैं, दूर भागने लगते हैं, और वो किसी और क्षेत्र में जाके निवास कर, जैसे बहुत अधिक दंगे हो रहे हैं कहीं कहीं जगह, जैसे अभी हमने देखा बांग्लादेश में, तो वहां पे क्या हो रहा, बहुत ज्यादा दंगे हो रहे, तो लोग छोड़ कर वहां से क्या हो गए, भागने लगे। कोई भारत आया, कोई भी बाहर और चला गया। तो ऐसे भारत में बहुत से लोगों को शरण भी दी गई है। तो ऐसी जगह पर से लोग क्या होते हैं, भागने लगते, अपने निवास स्थल को छोड़कर कहाँ रहने लगते, किसी दूसरे क्षेत्र में रहने लगते, जहाँ पे उनको उत्तम प्रकार का रहन सहन मिले, बहुत उच्च जीवन की दशाएं हो, रोजगार के साधन हो, उनके खान पान की अच्छी सुविधा हो, पानी की उपलब्धता हो, है ना, और वहाँ की जो जलवायु वो उनके कैसी हो, अनुकूल हो। तो ऐसी जगह पे लोग रहना पसंद करेंगे कि नहीं? तो ऐसी जगह पे लोग क्या करते, रहना पसंद करते। तो यही दो कारक हैं काय के, प्रवास के, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। तो प्रतिकर्ष में कौन कौन से तत्व जाएंगे, तो प्रतिकर्ष के अंतर्गत जो तत्व आएंगे वो है, सबसे पहले क्या है, लोग क्यों जाते, पलायन करते हैं, तो सबसे पहले है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी है, और क्या बताया मैंने, बेरोजगारी है, और रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की निम्न दशाएं, है ना, दंगे, जहाँ पे सुरक्षा संबंधी उनको खतरा हो, है ना, वहां से भी लोग क्या होते हैं, भागने लगते हैं। तो लिखो सुरक्षा संबंधी खतरा, सुरक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी खतरा, और प्रतिकूल वातावरण, प्रतिकूल वातावरण, और क्या आ जाएगा, और कौन से तत्व जाएंगे, जैसे कि कहीं पर बाढ़ आ गई, वो भी तो आ जाएगा। तो प्राकृतिक विपदाएं, आदि आदि, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करते हैं, व्यक्ति क्या करता है, एक जगह को छोड़कर क्या करता है, दूसरी जगह जाता है। अब अपकर्ष में क्या क्या आ जाएंगे, क्यों वहां पे रहना पसंद करेगा, सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, वहां पे व्यवसाय मिलेगा, रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, है ना। तो लिखो रोजगार के अच्छे अवसर, ठीक, रहन सहन की उच्च दशाएं, रहन
सहन की उच्च दशाएं, साथ ही रहन सहन की उच्च दशाएं के साथ अनुकूल अनुकूल जलवायु, ऐसी जगह पे लोग क्या करेंगे, भागेंगे उस जगह। आकर्षक अगर प्राकृतिक सुंदरता हो, है ना, पर्यटन जगह पे लोग रहना पसंद करेंगे, या सांस्कृतिक जगह पर रहना पसंद करेंगे, सामाजिक जुड़ाव होता है वहाँ पे पसंद करेंगे, या वहाँ पे उनकी जीवन संबंध, जैसे यहाँ कहीं क्या था, खतरा था, तो वो कहाँ पे रहना पसंद, जहाँ सुरक्षा संबंधी मिले, सुरक्षा मिले उनको, है ना। समझ में आ गया इतना। प्रतिकर्ष क्या है, अपकर्ष क्या है, उत्प्रवास क्या है, अप्रवास क्या है और प्रवास क्या है। अब हम देखेंगे कि जनांकी संक्रमण सिद्धांत क्या है। ठीक, नोट कर लो इतना। जनांकी संक्रमण सिद्धांत। अब जनांकी संक्रमण सिद्धांत क्या है। संक्रमण और जनांकी दो शब्द से मिलकर बना है, तो कोई ना कोई जनसंख्या से जुड़ा कोई ना कोई सिद्धांत होगा। तो पहले क्या हुआ कि ये जो सिद्धांत है ये क्या बताता है कि आज के समय में हमारी कैसी स्थिति है और भविष्य में कैसी होगी, इसको हम कैसे क्या कर सकते, कैसे ये धीरे धीरे क्या होते जा रही है, नियंत्रित होते जा रही, कैसे धीरे धीरे क्या हो रही है, उन्नति हो रही है, उसको ही बताने के लिए उन्होंने क्या सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, जनांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। तो जनांकी संक्रमण सिद्धांत क्या है, किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर पहले, जैसे कि हम देखें कि जहाँ पर पहले क्या होता था, खेती होती थी, है ना, खेती होती थी, लोग ग्रामीण में रहते थे और क्या करते थे, वहाँ पे अशिक्षित थे, है ना, अशिक्षित थे, उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं था। तो पहले गांव में क्या ऐसे लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्नति हुई और वो किस क्षेत्र में आने लगे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, शिक्षित होने लगे, नगर गांव से क्या बनने लगे, नगर बनने लगे, खेती से काय की तरफ आ गए, उद्योगों की तरफ आ गए। तो ये चक्र क्या हो रहा था, धीरे चलता जा रहा था। तो कुछ जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया, उन्होंने बताया कि आज के समय में कैसी पॉपुलेशन, कैसी जनसंख्या है और आने वाले समय में कैसी होगी, किस टाइप से लोग क्या करेंगे, निवास करेंगे, किस टाइप से लोग क्या करेंगे कि रहना पसंद करेंगे, और पूरे विश्व की जनसंख्या कैसी होगी और कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कि घटेगी कि बढ़ेगी, ये सिद्धांत के साथ हम ये समझेंगे। ठीक है, तो जनांकी संक्रमण सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस बारे में बात करता है। तो ये सबसे ज्यादा किस बारे में बात करता है, किसी क्षेत्र की क्या करता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करता है और बताता है कि भविष्य में जनसंख्या कैसी होगी। सबसे पहले काय के बारे में बात करता है ये, तो ये बात करता है कि जनसंख्या, क्या बात करता है कि जनसंख्या किसी क्षेत्र की, किसी क्षेत्र की कैसी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का क्या करता है, ये वर्णन करता है। किसी भी क्षेत्र की जनांकी संक्रमण सिद्धांत क्या है, ये हमें क्या बताता है। तो जनांकी संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या और उसके भविष्य के पूर्वानुमान के बारे में बताता है कि भविष्य में कैसी होगी। तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करता है और भविष्य के बारे में बताता है, और भविष्य
भविष्य के पूर्वानुमान के बारे में होता था, पूर्वानुमान के बारे में बताता है। और क्या बताता है कि यहाँ पे पहले के लोग क्या करते थे, खेती करते थे, है ना, खेतीहार करते थे, ग्रामीण थे और कैसे थे, अशिक्षित थे, कैसे थे, अशिक्षित थे। और धीरे धीरे इन्होंने कैसे कैसे क्या किए, अशिक्षित से उन्नति करके, अशिक्षित से उन्नति करके आज कैसे हो गए हैं, आज क्या हो गए हैं, खेतीहार से उठ के काय में आ गए हैं, उद्योगों में आ गए हैं, औद्योगिक हो गए, उद्योग का विकास हो गया, है ना। और ग्रामीण से उठ के काय में आ गए, शहर में आ गए, नगर में आ गए, नगरीकरण हो गया, नगरीकरण हो गया। और साथ ही साथ अशिक्षित से कैसे हो गए, शिक्षित हो गए। पहले कैसे थे, अशिक्षित लोग थे, अशिक्षित लोग थे कि नहीं। हम अभी भी गाँव में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कैसे हैं, अशिक्षित हैं, है कि नहीं है, रहते हैं ना। और इन्होंने क्या बात की, इन्होंने दो ही बोले कि, और इन्होंने बोला कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिद्धांत, एक पैराग्राफ के थ्रू तुमको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ सब में, ठीक है। तो हम इस समझेंगे, क्या समझेंगे कि इन्होंने क्या काम किया, बताया कि जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसकी अवस्था कितनी है, 3 अवस्था, पहली, दूसरी और तीसरी। ये क्या है कि इन्होंने कहा कि पहले फर्स्ट अवस्था में जो है इनकी जो प्रजनन शक्ति दर थी, है ना, उच्च प्रजननशीलता थी, कैसी थी, उच्च प्रजननशीलता थी। और साथ ही साथ जो मृत्यु दर थी वो भी कैसी थी, उच्च थी, कैसी थी, उच्च थी। मृत्यु दर भी कैसी थी, उच्च थी। मृत्यु दर ऐसे बना देती हूँ, प्रजनन कैसी थी, उच्च थी। इसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों कैसी थी, पुराने कालों में, पुराने समय अंतरालों में यहाँ पे बहुत अधिक लोग क्या करते थे, बहुत अधिक बीमारियां थी जिससे लोग बहुत अधिक मात्रा में क्या करते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। और बहुत अधिक क्या थी, बहुत अधिक जो स्त्रियां थी वो क्या करती थी, बच्चों को जन्म देती थी। तो प्रजननशीलता भी उच्च थी और उच्च मार्यता भी थी, क्या थी, उच्च मार्यता भी थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अगली अवस्था में और विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। और फिर क्या हुआ, प्रजननशीलता जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, घटने लगी। और जो मृत्यु मार्यता है वो भी धीरे धीरे उसमें भी क्या होने लगा, घटने लगी, घटाव होने लगा, क्या होने लगा, घटाव होने लगा। और यहाँ पे क्यों होने लगा, क्यों, देखो पहले तो लोग खेत में रहते थे, ग्रामीण थे और अशिक्षित थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या काम किया, थोड़े शिक्षित हुए तो स्वास्थ्य संबंधी क्या होने लगी, उनको सुविधाएं मिलने लगी। तो उससे क्या होने लगी, मृत्यु दर थोड़ी कम हो गई। और जन्म दर भी, शिक्षित हो गए तो जन्म दर भी कैसी होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। तो जन्म दर भी कम होने लगी और मृत्यु दर भी क्या होने लगी, धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हम कि जन्म दर, प्रजननशीलता घटती है और मार्यता भी क्या होती है, घटने लगती है। और अवस्था 3 में क्या होता है कि ये दोनों घट के क्या होने लगती हैं, या तो मंद हो जाती हैं, या तो बहुत ही ज्यादा, या तो बंद, घट के या तो स्थिर हो जाती हैं, या क्या हो जाती हैं, धीरे मंद गति से क्या होती हैं, बढ़ने लगती, क्या होती हैं, मंद गति से क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं, लेकिन तीव्र गति से नहीं बढ़ती हैं, ठीक है। ये समझ में आएगा। फर्स्ट अवस्था में क्या बोले, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था में क्या, तीसरी अवस्था में क्या है,
नितिन वीडियो रोक। पहली अवस्था में क्या हुआ कि उच्च प्रकार की जन्म दर भी बढ़ रही थी और मृत्यु दर भी बढ़ रही थी, तो उच्च प्रकार का उतार चढ़ाव आया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब दूसरी अवस्था आई तो जो जन्म दर थी वो धीमी गति से क्या होने लगी, नीचे गिरने लगी। जो जन्म दर थी वो भी क्या होने लगी, गिरने लगी। और मृत्यु दर भी धीरे धीरे क्या होने लगी, कम लोग क्या होने लगे, मृत्यु को प्राप्त होने लगे। स्वास्थ्य संबंधी क्या हो गया, धीरे धीरे विकास होने लगा, तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलने लगी। तो मृत्यु दर भी कैसी हो गई थी, एकदम से मृत्यु दर भी क्या होने लगी, धीरे धीरे क्या होने लगी, घटने लगी। और इसी को जब जन्म दर मृत्यु दर घटने लगी तो इसी को हम बोलते हैं कि प्राकृतिक वृद्धि होने लगी। क्या होने लगी, प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि होने लगी। और इसमें जो है तीसरी अवस्था में इसमें क्या हो गया कि निम्न उतार चढ़ाव हो गए। क्या हो गया, निम्न उतार चढ़ाव आ गए। क्या हो गए, निम्न उतार चढ़ाव हो गए। मतलब कि जो जन्म दर था, जन्म दर और मृत्यु दर कैसे होने लगी, ये क्या होने लगी, घटने लगी। और ये क्या हो रही, आज भी क्या हो रही हैं, घटते जा रही हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय कि क्यों ये तीसरी अवस्था में आते आते ऐसा क्यों हुआ कि ये घटने लगे। तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते और आगे भी हम क्या क्या उपाय कर सकते जिससे कि जनसंख्या क्या हो सके, नियंत्रण कर सके। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, जनसंख्या इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है कि 10 की जो वृद्धि दर अगर बोले तो वो बहुत ही 2 गुनी और 4 गुनी की तीव्रता से क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे अगर हम बात करें 2011 की जनगणना अनुसार हमारे भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी, लेकिन अब 2000 अभी के आंकड़े अनुसार 2025 के आंकड़े के अनुसार वही जनसंख्या कितनी हो गई, 142 करोड़ समथिंग पहुंच चुकी है। 142 करोड़ 86 करोड़ तक क्या हो गई, पहुंच गई है। जो भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या क्या है, वृद्धि है। बहुत तीव्र गति से क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ते ही जा रही है। तो हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय कौन कौन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप ही बताओ कि जनसंख्या को नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जन्मों को रोक सकते हैं, है ना। परिवार नियोजन के लिए क्या काम करना पड़ेगा हमको, जन्मों को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, या तो उनके क्या करना पड़ेगा, उनमें अंतराल करना पड़ेगा, है ना। तो पहला आ जाएगा हमारा परिवार नियोजन के लिए, परिवार नियोजन के लिए बच्चों का जन्म रोकना या उनमें अंतराल करना। दूसरा आ जाएगा, ये बहुत ही बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ के जाना, है ना। रोकना या उनमें अंतराल करना, गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक का क्या करना, गर्भ निरोधक एवं देखो गर्भ निरोधक का प्रयोग करना,
डॉक्टर की सलाह पर। तीसरा है कि और क्या रोक सकते हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना। तीन ही लिखो, बाकी मन से लिख लेना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, कौन से परिवार नियोजन के लिए बच्चों का जन्म रोकना या उनमें क्या करना, अंतराल करना, गर्भ निरोधक का प्रयोग करना, सुगमता से प्रयोग करना, क्या करना, सुगमता से इनकी उपलब्ध होना, और महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी क्या करना, ध्यान रखना, स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें मैं PDF डाल दूंगी ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर, सभी NCERT के क्वेश्चन आंसर, MCQs और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन के आपको PDF वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है NIKI115, उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, और ये भी बताइएगा कि बस इतना ही बताइए, इससे ज़्यादा मत बताइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के एंड चैनल को अगर ये वीडियो जो देख रहा है उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल सके। बाय बाय।